गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स एंड सीबीएसई की। ठीक है, तो आपके चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है बेटा वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस का पेयर होगा और वो भी किसमें होगी? दो वेरिएबल्स में होगी। ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन क्या होगी? दो वेरिएबल्स में होगी। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया जहां पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। मैक्सिमम कितनी होगी? 1 और मिनिमम भी 1 ही होगी। ठीक है, तो याद रखना लीनियर इक्वेशन में हमें पावर 1 वाले से ही बात करनी है और किसी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ 1 यहाँ 1 पेयर। अब पेयर की बात कर रहे हैं तो 2 होंगी, तो सबसे पहले हम देखें तो सही, इक्वेशन को समझने की कोशिश तो करें। इट मींस इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, दोनों की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, तो x और y भी है, दो वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैं ax by लिख दूं प्लस c जो एक कांस्टेंट टर्म होगी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। ये हमारी क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखिए पेयर लेके आना है बेटा। ठीक है, हमें क्या करना है? पेयर लेके आना है। तो पेयर के लिए हम क्या करेंगे? a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारे वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज। हमारे वेरिएबल क्या नहीं होंगे बेटा? चेंज नहीं हो सकते हैं। यहाँ x और y है तो दूसरी इक्वेशन में भी x और y ही रहेंगे। दूसरी इक्वेशन में भी क्या रहेंगे? वो x और y ही रहेंगे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन सिमिलरली क्या हो जाएगी? a2x b2y इज इक्वल्स प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी इसमें a कैन नॉट बी 0, इसमें b कैन नॉट बी 0। ये दो कंडीशन ध्यान रखना बेटा, a एंड b कैन नॉट बी 0। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो ये तो by प्लस c रहेगा। वो भाई y क्या है? वेरिएबल है। कितने वेरिएबल रह गए इस इक्वेशन में? 1, जबकि हमारा कौन सा है? 2 वेरिएबल चैप्टर के नेम में आ रहा है। ठीक है, तो भाई इट मींस ये हमारे लिए सही कंडीशन देगा। अगर दोनों ही 0 हो गए तो c इज इक्वल टू 0 बन गया। अरे भाई c इज इक्वल टू 0 क्या है? ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो कुछ बचा ही नहीं इक्वेशन में, वेरिएबल्स ही नहीं बचे हैं। हमारे चैप्टर के नेम को सेटिस्फाई नहीं कर रहे भाई, तो इसलिए इन दो कंडीशन को ध्यान रखेंगे। a और b 0 कभी भी नहीं हो सकते हैं। और a और b यहाँ पे कौन सा रूप ले चुकी हैं? a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्योंकि दो इक्वेशन है। तो पेयर मतलब जोड़ा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, x पावर 1 y पावर 1 इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में दोनों इक्वेशन है, x और y में c1 c2 कांस्टेंट्स हैं, b1 b2 a1 a2 इसके कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट्स हैं। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसका सेंस क्या आना चाहिए ना, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x b2y c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो है जियोमेट्रिकल, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट है अलजेब्रिक। क्या है? अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, एक है जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड, फॉर एग्जांपल ग्राफ से फाइंड करना, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। दूसरा क्या है? अलजेब्रिक मेथड। तो हम सबसे पहले जियोमेट्रिकल मेथड पर ही बात करेंगे। अलजेब्रिक मेथड 3 है,
ठीक है, आपके सिलेबस में कट हो चुका है, वो तब की बात है, आगे की जब आएगा हम पहले ज्योमेट्रिकल पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करें इस लाइन की, देखो मान लो ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस केस में हमेशा क्या रहेगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू रहेगा b1 अपॉन b2। अब मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या फाइंड करना चाहता हूं, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल और जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या है, अगर कभी भी दो लाइन, ये मान लो पहले वाली इक्वेशन है, आपने 9th स्टैंडर्ड में बेटा लाइंस बनानी सीखी है इक्वेशन से, तो वैसे लाइन बना दी मैंने। मान लो इसकी ये लाइन है और ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड लाइन। तो ये आपस में मान लो अगर क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है। तो जब भी हमने इसको फाइंड किया ऐसी इक्वेशंस का जो रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 चेक किया, ये कभी भी क्या नहीं होते हैं बेटा, इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इट मींस मैं डायरेक्टली अगर मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई है तो मान लो देना 3x plus 4y plus 6 is equals to 0 और एक है 4x plus 9y plus 7 is equals to 7, ऐसे दिया गया, या फिर इनको 0 ही रख दो। ठीक है, ठीक। अब अगर देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे चेक करूं तो a1 और a2 क्या है, 3/4 और b1 और b2 क्या है, 4/9। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं। तो डेफिनेटली ये लाइंस वो है जो क्या करेंगी, एक टाइम पे एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ के अंदर, हम उस पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, वो ही पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे दोनों लाइंस के अपने अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ भी ये सॉल्यूशन, ग्राफ पे ये भी सॉल्यूशन, ये सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन इस केस में हम कहते हैं, इस केस में कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। हम ऐसा क्यों कहते हैं, इनके अपने अपने तो बहुत सारे सॉल्यूशन है भाई, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी, इस वन लाइन का ये सारे सॉल्यूशन है। लेकिन वन सॉल्यूशन किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, जिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है उस कॉमन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जहां पे वो कट हो रही है उस पॉइंट को फाइंड कर लेंगे ग्राफ से, और वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस होगा। तो इस केस में ओनली वन सॉल्यूशन होता है, या फिर हम इसे बेटा क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इन पेयर को हम क्या कहते हैं, जब ये कंडीशन बनती है, जब इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, उस कंडीशन में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जब ये आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब जब हम बात करें, देखो तीन केस है हमारे पास, ठीक है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, अब दूसरा केस उठाता हूं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा केस देखना बेटा। मान लो जब मैंने इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा था, लाइंस क्या आ रही थी, एक दूसरे के बिल्कुल क्या आ रही थी बेटा, पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, बिल्कुल पैरेलल आ रही है ऐसे केस में। ठीक है, मान लो ये वन लाइन का सॉल्यूशन था और ये सेकंड लाइन का सॉल्यूशन था, ठीक है, ये पैरेलल आ रही है। ऐसे केस में ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी। टच नहीं करेंगी तो इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस के लिए जो कंडीशन बनती है हमेशा वो क्या बनती है बेटा, a1 upon a2 will be b1 upon b2 but will not be equal to c1 upon
C2। मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 हमेशा इक्वल रहेंगे, लेकिन जो C1 अपॉन C2 वो कभी भी आपस में क्या नहीं रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या आते हैं हमारे पास, नो सॉल्यूशन। क्या आते हैं, नो सॉल्यूशन। हमारे पास क्या आता है बेटा, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा इस केस में। चलिए, तो इसलिए हम इसको नो सॉल्यूशन कह देते हैं। और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि बेटा इस कंडीशन में कोई भी, हालांकि इनके आपस की बात नहीं कर रहे हैं, एक बार रुको, अगर मैं इनके अलग अलग पॉइंट्स की बात करूं तो भाई इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जब बात करें कॉमन सॉल्यूशन की तो कॉमन सॉल्यूशन इनका एक भी नहीं है, क्योंकि ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो कॉमन सॉल्यूशन ना होने के कारण क्या लिखा जाता है, नो सॉल्यूशन। मतलब इनकी कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आने वाली है, ना ही x की कोई वैल्यू आने वाली है, ना ही y की कोई वैल्यू आने वाली है। अब थर्ड केस की बात करें मैं, और इस केस में लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ये कंडीशंस लिख लेना, चाहे आपको आपकी मर्जी हो। लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ठीक है, लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। अब आते हैं थर्ड केस की ओर। हमने इंटरसेक्टिंग कर ली, पैरेलल लाइंस कर ली, अब एक और बची है। मान लो लाइंस ऐसे कुछ आ रही है, मान लो एक दूसरे के ऊपर लाया करती लाइन, लाइंस क्या करनी है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। मतलब ये कंडीशन बिल्कुल ये बन गई, ये फर्स्ट कंडीशन की होगी, और ये जो कंडीशन है वो सेकंड लाइन है। ये मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही है, तो भाई इनके क्या हो जाएंगे, अरे भाई सारे जितने के जितने सॉल्यूशन है वो सारे कॉमन हो जाएंगे ना। ये जितने भी, अरे भाई एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, पॉइंट भी सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन बन जाएंगे। एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सारे के सारे क्या है, कॉमन। तो इसकी कंडीशन जो बनती है वो क्या बनती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसमें तीनों कंडीशन आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल आती हैं, हमने जो चेक करते हैं। और क्योंकि सॉल्यूशन सारे के सारे इक्वल सेम है और एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, दोनों के सेम सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यहां पे क्या होता है, इस पेयर को हम क्या कहते हैं, वही कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, कंसिस्टेंट। जो हमने इंटरसेक्टिंग में लिखा था ना, वही यहां पे काम आता है, कंसिस्टेंट पेयर। और जो हमारा थर्ड होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, इसमें लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट का मतलब बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करती है, बिल्कुल एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली हम जब चेक करते हैं ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, बाद में हम अलजेब्राइक मेथड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक्स है, अभी आज के लिए बेसिक्स ट्राई कीजिए, बेसिक्स को ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।